मैम मैंने 3-4 फंड में लिया हुआ है, जैसे मैंने भेजा था जैसे, तो वो मैं फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं फंड कैसे, अभिषेक श्रीवास्तव जी, आपके 3-4 फंड नहीं है? मैं ज्यादा है मेरे पास, बहुत कितने ज्यादा हैं बताएं जरा। 16-17 है। सर 22 है। वो एसटीपी भी है उसमें साथ में। अच्छा। मैं उसको कम भी करना चाह रहा हूँ, मैं उसको कम करना चाहता हूँ। तो ये पहले बताएं कि 16-17 फंड कैसे जुड़ गए आपके पास? मैम मेरे से कहते गए लोग, ये ले लो वो ले लो, तो उसके चक्कर में मैं बढ़ते गए। अच्छा, तो अब क्या जानना ये चाहते हैं कि इसको कंसोलिडेट कैसे किया जाए? कंसोलिडेट में लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, तो बेस्ट फंड कौन से है? ओके, बताएं मोहित, आपके पास डिटेल है इनके पोर्टफोलियो की। हम वो पूरा पोर्टफोलियो तो स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, बस इतना बता दें बाकी दर्शकों के लिए कि इनके पास 17, 18, 16 से ज्यादा फंड है इनके पोर्टफोलियो में और इसे आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। जी, मैंने इनका पूरा पोर्टफोलियो देखा है और इन्होंने काफी टाइमलाइन के हिसाब से इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने थोड़ा सोचा है। हालांकि जहां पर इन्होंने थोड़ी चूक कर दी है वो है कि कुछ ज्यादा ही स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली है। मेरा ये मानना है कि जितने एक छोटा सा थंब रूल है कि जितने फोन नंबर आप याद रख सकते हैं उतनी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए, वो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो 10 से ज्यादा स्कीम होना मतलब कि आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, और उससे ज्यादा होना ये भी बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा इतनी एडिशनल स्कीम्स को लेकर। तो उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आपने 3 या 4 लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, तो सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से वो टॉप 100 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आज की तारीख में हर लार्ज कैप फंड में 70 स्टॉक्स के आसपास का पोर्टफोलियो होता है, 70-80 स्टॉक। इसका मतलब कि सभी वो 100 स्टॉक में से 80 स्टॉक, 70 स्टॉक ले रहे हैं, तो वो रिपीटेशन जो है स्टॉक्स का वो आपके हर स्कीम में आ रहा है। तो इतने स्कीम लेकर आपको कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन, ये कुछ नया पोर्टफोलियो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा ये रहेगा कि लार्ज कैप को कंसोलिडेट करके एक इंडेक्स फंड ले लीजिए और एक लार्ज कैप स्कीम रखिए। अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक वैल्यू थीम और एक ईएलएसएस। आई थिंक उतना पोर्टफोलियो काफी होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मिड और स्मॉल में 2-2 स्कीम ले सकते हैं, क्योंकि कैटेगरीज में डाइवर्जेंस काफी होता है और फंड मैनेजर्स के पास चॉइस भी बहुत होता है स्टॉक सिलेक्शन का। तो इन कैटेगरीज में आप चाहें तो 2-2 स्कीम ले सकते हैं। टोटल मैं कहूंगा कि 10 स्कीम से ज्यादा का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी आपके पोर्टफोलियो में वो है सेक्टोरल फंड्स। आपने 3 या 4, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 या 4 सेक्टोरल फंड्स ले रखे थे। देखिए, सेक्टोरल फंड्स तभी लीजिए जब आप पूरी तरह से सर्टेन हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको मार्केट अच्छी तरह से समझ रहा है। सिक्लिकलिटी जो होती है मार्केट की वो आपको समझ रही है कि किस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगा या बैंकिंग अच्छा करेगा या आईटी या एफएमसीजी अच्छा करेगा। उसको टाइम करना बहुत जरूरी हो जाता है। उनकी साइकिल्स को सही वक्त पर पकड़ना और उनमें से सही समय पर निकलना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा ये मानना है कि रिटेल निवेशकों को सेक्टोरल फंड से दूर रहना चाहिए। फंड मैनेजर्स अपने फंड में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पर उन्हें लगता है कि मार्केट का रुख बुलिश है वो उन सेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दे देते हैं। तो आप अगर एक मल्टी कैप या अच्छे लार्ज कैप में है तो वो सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट आपके पोर्टफोलियो में आ रहा है, तो आपको अलग से कोई फंड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक सबसे पहले आपको अपने स्कीम्स कम करने चाहिए। हर कैटेगरी में 1 या 2 स्कीम का रिप्रेजेंटेशन रखिए, उतना बहुत होगा। और सेक्टोरल को कम करिए। ईएलएसएस 3 या 4 रखने की भी जरूरत नहीं है। एक ईएलएसएस स्कीम जो टैक्स सेविंग स्कीम होती है वो भी काफी है अपने पोर्टफोलियो में। तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ले जाकर एक बार थोड़ा ठीक से रीबैलेंस करवा लीजिए या फिर उसको रीस्ट्रक्चर करवा लीजिए और फिर उसी पे कायम रहिए, बने रहिए। प्लानिंग आप अच्छी कर रहे हैं तो पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने में जरूर कामयाब रहेंगे।